नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की, गुजरात के रण की बात करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर 2022 को मतदान होगा। इन 93 सीटों पर 833 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल शामिल हैं। 182 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यूं तो कई उम्मीदवार मैदान में हैं, कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच ये चुनाव होता दिख रहा है। उसमें सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। जाहिर सी बात है, चुनाव के अपने समीकरण हैं, अपना रुख है। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस में टक्कर दिख रही है, लेकिन क्या है संकेत, क्या है समीकरण, और जो पहले चरण में मतदान हुआ उसका क्या संकेत है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं स्टूडियो में। 5 जन के संपादक हितेश शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी से। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम पारेख जी। श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन श्याम जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। पहले चरण का मतदान गुजरात में हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। मतदान का जो पहले चरण में प्रतिशत रहा, उसके बारे में कहा जा रहा है शायद पिछली बार से कम रहा। क्या इसका संकेत है, क्या इसके मायने हैं? अगर कम रहा तो क्यों रहा? आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि मतलब कम रहा वो तो हकीकत है। करीब 5 से 7% तक का डिफरेंस ज्यादातर जगह पे पाया गया है। सो ये एक एनोमैली तो आप नहीं कह सकते हो, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो इलेक्शन में एक्साइटमेंट होनी चाहिए जी। 2 तरह से देखी जा सकती है, एक प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी। दोनों में से एक तरह की एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई खास ऐसा वेव क्लियरली नहीं दिख रहा है जी। और पूरे गुजरात इलेक्शन के कैंपेनिंग में अगर आप देखो तो मोदी जी के सिवा और कोई खास एजेंडा या डिस्कशन या कोई इलेक्ट्रीफाइड कैंपेनिंग कोई पार्टीज की ओर से नहीं हुआ है। जी। तो थोड़ा डल रहने का तो एक्सपेक्टेड था। आपके आने से थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाई हुआ कैंपेन और कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज्यादा एक्शन मिली और ये सब है। पर ओवरऑल आपको अगर देखेंगे तो ये जो परसेंटेज है वो काफी कम है और वही सेकेंड फेज में जारी रहेगा। मैं नहीं मानता हूं कि सेकेंड फेज में कुछ इससे ज्यादा हो जाएगा और दोनों का एवरेज मिलके बहुत हो सकता है। वो भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि सेकेंड फेज में ज्यादा वोटिंग होगा, पर ऐसा मैं खास नहीं देखता हूँ। 3 रीजन है जो सेकेंड फेज में वोट करेंगे, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और ट्राइबल एरिया। जी। तो और सीट्स ज्यादा है फर्स्ट फेज से, तो शायद 1-2% का डिफरेंस हो सकता है, बट ओवरऑल देखना होगा कि लोग ज्यादा बाहर आते हैं सपोर्ट में या अगेंस्ट में अपनी पार्टीज के। जी। शेखर अय्यर जी, एक सीधे सीधे सवाल पर मैं आपके पास आता हूं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि गुजरात उनका गृह राज्य है। और जैसा अभी श्याम पारेख जी ने कहा, या जितनी भी मेरी चर्चा हुई लोगों से, साफ तौर पे एक बात उभर के आ रही है। महंगाई है, बेरोजगारी की बात होती है, विकास की बात होती है, सुशासन की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है। ये सारे मुद्दे हर चुनाव में उठते हैं, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, देश का चुनाव हो। लेकिन एक मुद्दा जो बड़ा गुजरात में बना दिखा मुझे, वो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूम रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? मनोज जी, देखिए, ये गुजरात चुनाव अपने आप में एक खासियत जो है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना प्रो इनकम्बेंसी है, और दूसरी तरफ जो भी एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है वो केवल जो स्थानीय जो लेजिस्लेटर्स है, एमएलएस है, विधायक है या मंत्रीगण है, इनको लेकर ही एंटी इनकम्बेंसी की प्रॉब्लम्स आ रही है। और दूसरी बात, 27 साल के बाद, देखिए हर 5 साल के बाद ये एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे 6 बार बीजेपी जीत चुकी है 1995 से लेकर, और ये 7वीं बार बीजेपी फिर दोबारा मैंडेट के लिए जा रही है। ऐसे समय में अब बड़ा परिवर्तन आया पिछले 1 साल पहले, जब बीजेपी ने तय किया
कि पूरा एक जनरेशनल चेंज लाके भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया और कई कई मंत्रियों को उन्होंने ड्रॉप किया और ड्रॉप करके कई नए लोगों को लाए। और इस बार भी आपने देखा होगा 30 से ज्यादा सिटिंग एमएलए को रिप्लेस किया गया है। उसमें कुछ मंत्री अपने आप मतलब मैदान से रिटायर हो गए। इसका मतलब बीजेपी नेतृत्व को पता है कि लोगों के मन में क्या है, लेकिन फिर भी जितने लोगों से वहां पूछिए सबका कहना यही है। गुजरात में बहुत कुछ विकास हुआ है, कई चीजें बदली है, बहुत कुछ बदला है। साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जो प्रॉब्लम कोविड के सामने आया, कुछ लो लेवल करप्शन की जो जिक्र हो रही है, वो भी चीजें, जो सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आगे आगे है। ये सब कुल मिलाकर देखे इस चुनाव में कहीं कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी दोबारा लोगों की पूरा मैंडेट ले लेगी, इसमें कोई दोबारा नहीं है। बात है जो बात प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए ताकि बीजेपी रिकॉर्ड को ब्रेक करे, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अगर 27 साल के बाद 7वीं बार आ रहे हैं तो एक रिकॉर्ड ब्रेक होना है। इसका मतलब जो हाईएस्ट रिकॉर्ड उनको था 2002 में जब उन्होंने 127 सीट जीते थे। पिछले चुनाव में बड़ा क्राइसिस था क्योंकि पाटीदार आंदोलन के बाद चुनाव था जिसपे उनको केवल 99 मिला। और इस बार प्रधानमंत्री का डायरेक्ट अपील है कि ऐसी संख्या आए जो पहले कभी ना आए हो बीजेपी के लिए। जी मनोज जी, बिल्कुल। हाँ हितेश जी, 2 सवाल मेरे आपसे हैं। आप गुजरात गए भी, कवर भी आप कर रहे हैं लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव को। पहला सवाल तो मेरा ये कि जो मतदान का प्रतिशत कम रहा या जिस उत्साह की बात श्याम पारख जी कर रहे थे, क्या उसकी वजह यह है कि पिछले 5 सालों में कोई विपक्ष ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया वहां पर जैसा पिछली बार देखने को मिला था? और दूसरा, क्या बीजेपी की पूरी राजनीति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर टिकी हुई है? बार बार विरोधी और दूसरे लोग भी ये सवाल उठाते हैं। इन दोनों सवालों को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, आपने ये पूरे देश में इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लोग दिमाग लगा रहे हैं, जिज्ञासा भी है। मैं हाल फिलहाल में 3 बार गया। मैं जिसे जैसे देखता हूँ मैं बताता हूँ। आपने कहा कि चुनाव में मतदान कम हुआ तो इसके निहितार्थ क्या हैं। हमें कम नहीं सिर्फ देखना चाहिए, कहाँ कम हुआ, कहाँ ज़्यादा हुआ, अंतर क्या है और ये अंतर क्या कहता है। अगर इस हिसाब से बांट के देखेंगे तो मैं कहूँगा कि बाकी राजनीति के प्यादे पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर इस समय पर भाजपा के सामने, क्योंकि जहाँ बहुत जोर लगाना था, जिस सौराष्ट्र में एक समय सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, वहाँ पर बहुत कम मतदान रहा है, 60% भी पूरा नहीं हुआ है। और नर्मदा जिला जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं, नर्मदा जिला में 75% के आसपास मतदान है। 75, तो ये 15% का अंतर। आप समझते हैं कि चुनाव में 3% से तो दाएं बाएं हो जाती हैं चीज़ें, ये 15% का अंतर कि जिसका गढ़ है वहाँ पर जनता रिस्पॉन्स कैसे कर रही है। जो कांग्रेस का गढ़ है वहाँ पर बिल्कुल ठंडा है, जो भाजपा का गढ़ है वहाँ पर उत्साह बहुत ज़्यादा है। ये एक बात है। फिर पाटीदार समुदाय में आम आदमी पार्टी ने बहुत जोर लगाया था, मगर हार्दिक पटेल इधर आए हैं और बाकी पाटीदार जो पहले आंदोलन था वो भी पृष्ठभूमि नहीं है। ऐसे में पाटीदार गढ़ में वोटिंग कम रहने से आम आदमी पार्टी कल से बहुत तनाव में वहाँ पर दिखाई दे रही है। मगर मुझे लगता है ज़्यादा चिंता की बात इस चुनाव से जो निकल के आने वाली है वो कांग्रेस के लिए निकल के आने वाली है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में सरदार पटेल को भूल जाना, गुजरात को छोड़ो, गुजरात को एक तरफ छोड़ो और उसके बिना भारत जोड़ो, ये सफल नहीं हो सकता जी। ये जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया है, पार्टी में दो हिस्से दिख रहे हैं। पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो गुजरात पर फोकस करना चाह रहे हैं, राहुल गांधी ये नहीं चाह रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि जिनका कांग्रेस की विचारधारा से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, हाल फिलहाल में वामपंथी धड़ों से जो आए हुए लड़के हैं, जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का ऑफिस आजकल संभाल रहे हैं, वो तो यात्रा को अजब गजब बयानों के साथ चला रहे हैं। बाकी पार्टी चाहती है कि गुजरात पर फोकस करें, मगर इस सब में दुर्गति कांग्रेस की होनी तय हो गई। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि जो उसका बना हुआ जनाधार था, एक लंबे समय से कांग्रेस वहाँ पर दूसरी पार्टी रही थी, वो आधे तक मतलब 50% तक की गिरावट, उस गढ़ का दरकना हम कांग्रेस के खाने में देख रहे हैं। और भाजपा में एक बात कह रहा हूँ कि अगर पिछली बार से बेहतर और एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दे तो मुझे बिल्कुल इसमें हैरानी नहीं होगी। जी चलिए, श्याम पारख जी,
आपसे एक चीज जानना मैं चाहता हूं आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी ने तमाम दावे किए हैं, तमाम वादे किए हैं, क्या असर आपको दिखा? वो तो खैर जब जनादेश आएगा तब पता लगेगा, लेकिन क्या हवा का रुख है? क्या जमीन पे आम आदमी पार्टी लड़ती हुई दिख रही है, या वोट कटवा पार्टी बनेगी, या कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बनेगी? क्या आपको संकेत लगते हैं ऐसे? देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ कुछ पॉकेट्स जो है, पाटीदार पॉकेट्स, जिसके पाटीदार एजिटेशन वाले लीडर्स अब उनके साथ है, जैसे सूरत हो, गांधीनगर में भी आम आदमी पार्टी काफी स्ट्रांग है। सौराष्ट्र में उसकी इम्पैक्ट क्या होगी वो पहली बार देखने को मिलेगा, अभी कहना बहुत मुश्किल जी। है, क्योंकि सूरत में जो पाटीदार है वो सब सौराष्ट्र से है। तो वो जो भी इन्फ्लुएंस उनका सूरत में हो रहा है आम आदमी पार्टी का, वो हो सकता है कि उनके साथ सौराष्ट्र में भी रब ऑफ उसका आए और एक इम्पैक्ट आपको वहां मिले। और जैसे इन्होंने बताया, मितेश जी ने, कि कांग्रेस के वोट्स गिर सकते हैं, और वो इसी तरह से मैं देखता हूं कि सौराष्ट्र में कांग्रेस की 28 सीट थी 48 में से लास्ट टाइम। अब वो रिटेन करना कांग्रेस के लिए मुश्किल लग रहा है अभी। दो फैक्टर उसमें काम करेंगे। एक तो मोदी जी का पर्सनल कैंपेनिंग उधर बहुत बड़े पैमाने पे, और दूसरा आपका एक्टिविटी, और सूरत से जो आपका इन्फ्लुएंस सौराष्ट्र में गया है उसकी वजह से भी वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उधर होगा। जी। पर आपने जो सवाल पूछा था कि डायरेक्टली क्या वो जमीन पे दिखती है, आप इतना एक्टिव लगती है, तो कुछ कुछ पॉकेट्स निकाल के अक्रॉस द स्टेट आपको आपका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा चैलेंजर जैसा देखने को नहीं मिल रहा है। शायद ये भी वजह है कि ये पहला इलेक्शन है उनके लिए, बहुत रिसेंटली उन्होंने एक्टिविटी शुरू की है, तो अभी ऑब्वियस है कि उनका इतना बड़ा बेस ना हो, पर एक एक्साइटमेंट जरूर वो लोग क्रिएट कर पाए हैं, एक चैलेंजर के नाते भी उभर के आए हैं। कांग्रेस से ज्यादा लाउड और विजिबल दिख रहे हैं, पर कांग्रेस जो है वो इस बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और कैंडिडेट्स के साथ लोकल लेवल पे काम ज्यादा कर रही है, जी। रादर देन ऑन मैक्रो स्केल। तो ये फैक्टर भी एक जो उभर के सामने नहीं आ रहा है, पर उसका इम्पैक्ट क्या है वो भी देखना होगा। जी। श्याम पारेख जी, अगर पहले चरण की दूसरे चरण की मैं बात करूं तो पहले चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान हुआ, पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को इन क्षेत्रों में नुकसान हुआ था। आप कैसे देखते हैं इस बार उस जो नुकसान बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था, क्या पहले चरण में उसकी भरपाई पार्टी कर पाएगी? हाँ, बिल्कुल। ये इसलिए ऑब्वियस है कि आप देखेंगे तो पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 99 सीट्स जीती थी। उसके बाद काफी सारे डिफेक्शंस हुए, कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में गए, बाय इलेक्शंस हुए। तो अभी तक में वो 99 की टैली जो है उनकी बढ़ के काफी 107 के आसपास पहुंच चुकी है। ये नंबर्स जो है वो वापस रिकवर करके मेंटेन करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल बेसिकली यही है कि नई कांग्रेस की सीट्स वो लोग कितनी ला पाएंगे, जी। और कांग्रेस से कितनी सीट सौराष्ट्र में स्नेच कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ही जगह है, बड़ा कंसंट्रेटेड पॉकेट है जहां से सबसे बड़ा गेन बीजेपी के लिए मुमकिन है। जी। बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, जैसा श्याम जी ने अभी कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता एक तरह से चुनाव प्रचार से दूर रहे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी चुनाव से दूर क्यों रहे प्रचार से? क्या वजह इसके पीछे है? क्या कांग्रेस की रणनीति है इसके पीछे? देखिए, अभी कहा जा रहा है कि मुझे तो लगता है पहली तो कोई बड़ी रणनीति नहीं है, लापरवाही है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने 2017 चुनाव लड़ा था, राहुल गांधी गुजरात के हर क्षेत्र गए थे, काफी मीटिंग्स एड्रेस किए, कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर किए और बड़े जोर से लगाए वहां पे, मतलब काफी उसमें परिश्रम था और मेहनत भी था, जी। जिसकी वजह से उनको उस समय लग रहा था कि जी। हितेश जी, आप कैसे देखते हैं उस पहलू को? जी, अगर आप मुझसे कहें तो इस लापरवाही को मैं ज़रा पीछे जाके देखता हूँ कि कांग्रेस का एक परिवार पर केंद्रित होना और जो राष्ट्रीय राजनीति थी उसके सरोकार और गहराई वाले नेताओं से कन्नी काटना, उनकी उपेक्षा करना, ये सिलसिला थोड़ा लंबा हो गया है।
और ख़ासकर जब प्रणब दा का मन खट्टा हुआ था पार्टी से, उनको साथ जोड़े रखना, उनके कौशल का उपयोग करने का समय था, पुराने नेताओं को साथ लेने की बात थी। दूसरी बात ये हुई कि जिस समय अहमद पटेल जी गए, उसके बाद से एक वैक्यूम जैसा दिखाई दे रहा है। जो सरल बातें हैं, सीधी बातें हैं, सबको समझ आने वाली बातें हैं, वहाँ पर भी, उन मुद्दों पर भी एक गंभीर बयान देने की बजाय कड़वाहट वाले बयान आपको जब दिखाई देते हैं, तो नेतृत्व का हल्कापन, उसे पोषने का काम लगातार कांग्रेस कर रही है। और नेता युवा से लेकर बुजुर्ग हो रहे हैं उनके, जो युवा नेतृत्व था, और बयान उनके हल्के होते जा रहे हैं। इसको लेकर पार्टी में बड़ा द्वंद्व है कि कल को वहाँ से किस तरीके की बात आ जाए। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, ये भी बीमारी कांग्रेस में पुरानी है। आपको याद होगा, दिल्ली में प्रेस क्लब में जिस समय पेपर फाड़े गए थे, अजय माकन उनके साथ में थे, बिल्कुल उनको भरोसे में नहीं लिया गया और सामने एक तरह से अपमानकारी स्थिति थी। मनमोहन सिंह जी की किरकिरी हुई थी, बाद में उन्हीं लालू यादव के साथ जाके पार्टी खड़ी हो गई। तो राजनीतिक तौर पर हमारे लिए क्या सही है, उसकी बजाय राहुल गांधी जो ज्ञान दे रहे हैं उसके पीछे चलना, इससे पार्टी की स्थिति खराब हुई है। अभी पार्टी में दो धाराएं, मैं कह रहा हूं, एक दिख रही है, जो पार्टी को संभालना चाहते हैं, वो कुछ लोग हैं जो मरम्मत में लगे हैं कि यहाँ की ईंटें बदल दो, यहाँ का प्लास्टर बदल दो, मगर राहुल गांधी पिलर उखाड़ने का काम इस समय कर रहे हैं। और ये यात्रा इस समय पर गुजरात की उपेक्षा कर कर, आपके पास हिमाचल नहीं है, आपके पास गुजरात नहीं है, आपने टाइमिंग और रूट जिस तरीके के बनाए हैं, जिस तरीके के बयान दे रहे हैं आप, आज तकनीक के क्षेत्र में ऐसा है कि एक क्षेत्र के भी जब चुनाव होते हैं तो सोशल मीडिया बड़ा प्रभावी होता है। अन्य पार्टियों को सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट जो कांग्रेस के खिलाफ काम आता है, वो खुद राहुल गांधी की तरफ से मिलता है जी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को गंभीरता से सोचने की बात है। उन्होंने बुद्धिमत्ता को आउटसोर्स कर दिया है। अपने यहाँ जो नेता राजनीति के लिए दिमाग लगाते थे, बाकी दलों से समन्वय रखते थे, उनको पीछे खींचना कांग्रेस को अंततः पीछे खींचने का काम कर रहा है जी। श्याम पारेख जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को, जो कांग्रेस का पहलू है? कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता थे, खासतौर से इनका मैंने नाम लिया, एक तरह से परहेज किया प्रचार से, क्यों? इसके पीछे क्या रणनीति दिखती है? क्या गुजरात कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि दिल्ली के कोई बड़े नेता आके प्रचार करें? जैसा आपने कहा कि लोकल स्तर पे ही कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही थी, क्या इसके पीछे वजह है? मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे कि ये इलेक्शन का आप माहौल देख लीजिए। आपने शुरुआत में ही, जैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, उन दिनों के बाद शुरुआत में उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को अनाउंस करने का। तो पहली बार उन्होंने एक सिंसियर एफर्ट करके एक मैसेज दिया है कि हम बहुत सिंसियरली लड़ रहे हैं ये इलेक्शन, ये खेल खेल में ये ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा डिसीजन था। मैं ये नहीं कहता हूं कि कैंडिडेट जो है वो सही है सीएम पोजीशन के लिए, उसका फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा, पर एक हिम्मत करके डिसाइसिवनेस दिखा के उन्होंने लोगों के सामने अपना पोजीशन प्रेजेंट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस्से में 1985 से लेके जब माधव सिंह सोलंकी सीएम थे, तब तक से लेके अब तक में आप देखेंगे तो कभी भी ये हुआ नहीं है। कौन सीएम बनेगा, कौन लीड करेगा पार्टी का, वो कभी भी क्लैरिटी नहीं होता है। 95 से लेके अब तक में आप देखेंगे 85 टू 95 के पीरियड में कांग्रेस वाज फाइटिंग बैक, पर 95 के बाद तो कोई स्कोप ही नहीं रहा है जी। और हमेशा मल्टीपल लीडर्स कांग्रेस के आगे पेश किए जाते हैं। तो ये सिचुएशन में गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए जो बीजेपी को नहीं पर दूसरी कोई पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उनको चैलेंज ये आती है कि कांग्रेस अगर आई पावर में, उनको वोट दिया, तो लीडर कौन होगा? तो वो क्वेश्चन हमेशा से बहुत बड़ा कांग्रेस के खिलाफ गया है, पर कोई वजह तो रही है कि जिसकी वजह से वो लोग आज तक कभी भी अनाउंस नहीं किए। इस इलेक्शन में सबका एक्सपेक्टेशन ये था, कांग्रेस के वर्कर्स का, और लोगों ने, फ्रेंड्स ने भी काफी बताया कि इस बार तो हम अलग तरह से करेंगे, होगा अनाउंसमेंट, कोई तो लीडर बनेगा बहुत क्लियरली, पर वो भी नहीं हुआ। राहुल जी या दूसरे कांग्रेस के लीडर्स को जो इलेक्ट्रीफाइंग कैंपेन करनी चाहिए, वो भी नहीं देखने को मिली। और इसका सबसे बड़ी एक वजह मैं ये देख रहा हूं कि शायद अगर चैलेंजर आप नहीं है अंदर से, आपके अंदर डिजायर नहीं है पावर ग्रैब करने की, रूलिंग पार्टी को बिठाने की, तो आप कभी भी इलेक्शन जीत नहीं सकते हो। अब बड़े छोटे पैमाने में, पर आपको आपके अंदर वो नजर आएगा कि वो लोग फाइट कर रहे हैं, पर कांग्रेस में वो तरह का रिजोल्व नहीं दिख रहा जी।
जी बिल्कुल। इंडिविजुअल लेवल पे कैंडिडेट्स बहुत फाइट कर रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, बहुत अच्छा रिजल्ट भी वो लोग लाएंगे, पर जी वो कॉन्सर्टेड पार्टी की वजह से आ रहा है ऐसा नहीं कह सकते। इंडिविजुअल कैंडिडेट अपनी ओर से अच्छा फाइट करके अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत रहे हैं, तो ये मैं नया इसी मायना है। जी बिल्कुल, मैं इसी राजनीति को ही समझना चाहता हूं शेखर अय्यर जी, कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां बीजेपी के गुजरात के तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद प्रचार में लगे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जुटे हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव से परहेज करे हुए हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कहूं, वो प्रचार करने गए, 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रचार करने वहां पर गए। इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली ठीक है, खड़गे साहब अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में हैं, प्रियंका जी ने हिमाचल में प्रचार किया, गुजरात से परहेज क्यों? नहीं, उनको बार बार यही कहा जा रहा था कि, क्योंकि आपने पहले जो सवाल किया था स्ट्रेटेजी क्या है, तो एक बात कही गई कि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो जाए, क्योंकि ऐसा अगर प्रोजेक्शन हो तब वो मुकाबला एक प्रकार से अनइवन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो वहां पे जो हैसियत है, उनकी जो स्टैंडिंग है, प्रेस्टीज है, वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन ये भी तय हुआ था कि इस बार कोई पर्सनल अटैक नहीं करेंगे प्रधानमंत्री पे। लेकिन आपने आखिरी में क्या देखा? लेकिन देखा, रावण पहले तो शब्द निकल आया। मधुसूदन मिस्त्री जैसे नेता ने कह जी दिया कि भाई हम औकात दिखा देंगे। और दूसरी बात, खड़गे जी जो अभी अभी अध्यक्ष बने, उन्होंने क्या कहा? बस रावण से तुलना कर दी। अगर आप ऐसे मतलब अभी तक मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने गुजरात को समझा नहीं और गुजरात लोगों की बात सुनी नहीं, क्योंकि देखिए अगर ऑल्टरनेटिव, वैसे कांग्रेस की वहां पे कम से कम 40% आसपास एक वोटिंग पर वोट हमेशा मिला है, 39 38 ऐसा कुछ तो वोट है उनके पास। लेकिन अगर इसका मतलब, बार बार लोग कहते हैं कि लोगों के अंदर कांग्रेस के लिए कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए कुछ है, लेकिन कांग्रेस नेतागण और कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई कांग्रेस नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष की भूमिका करनी चाहिए वो नहीं हुआ है। और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है इस चुनाव में उस डिक्लाइन को, कांग्रेस की जो डिक्लाइन है उस डिक्लाइन ये कर। और दूसरी बात आप सोच लीजिए, या कोई वक्त था भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए, और ऐसे यात्रा आपने किया है कि भाई हाईवे पे चल रहे और उसका कोई मतलब नहीं है, कह रहे भाई हम पहले नैरेटिव सेट करेंगे उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। जी मतलब इतना लाइटली लेना इस चुनाव को, दोनों राज्यों में, गुजरात और हिमाचल में। और जी जब एक असेंबली चुनाव है आपके सामने, जब पिछले बार आपकी अच्छी प्रदर्शन हुई थी 2017 में, कहीं ना कहीं आप अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को धोखा दिया है। जी मनोज जी, चलिए, जब परिणाम आएंगे तब पता लगेगा किसको कितनी सीटें मिली। लेकिन श्याम पारिक जी, अगर पहले चरण की बात मैं करूं, तमाम मुद्दे हमने देखे। दूसरे चरण के लिए, जिस दूसरे चरण में मतदान होना है 5 दिसंबर को, इस क्षेत्र में कौन से स्थानीय मुद्दे या आप मुद्दे प्रभावी आपने देखे प्रचार में? मेरे हिसाब से स्थानीय मुद्दे ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। वो आपने जैसे शुरुआत में बताया कि महंगाई है और ये सब तो इश्यू है ही, पर ऐसा कोई भी इश्यू डोमिनेंट नहीं है कि लोग कलेक्टिवली ये सोचे कि हमको बीजेपी को पनिश करना है और हराना है। जी तो ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है, जो कुछ हद तक 2017 में जरूर दिख रहा था। लोगों को ऐसा जरूर था और वो बज़ भी था, और आप देख भी सकते थे कि कुछ तो गर्माहट है। पर जी इस बार वो माहौल नहीं है कि चेंज हो रहा हो। जी सो मैं नहीं देखता हूँ कि ट्राइबल एरियाज हो, नॉर्थ गुजरात हो या अहमदाबाद या दूसरे जो इलाके हैं, वहाँ कोई मेजर अपसेट बीजेपी के लिए होता हुआ नजर आए। जी चलिए हितेश जी, अगर बात आदिवासी क्षेत्रों की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की जाए, शहरी क्षेत्रों की जाए, तो बात आयु भर के कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी क्षेत्रों में अपना अपना जोर लगा रहे हैं। आदिवासियों की जो राजनीति रही इस बार, या उसको फोकस में रख के जो राजनीति की गई, प्रचार किया गया, मुद्दे रखे गए, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आदिवासी जो वर्ग है वो एक बड़ा फैक्टर है, जो वनांचली हैं बहुत बड़ा फैक्टर है गुजरात में। आपने जो शब्द कहा वनांचली, ठीक है, जनजातीय समाज इसके लिए सही शब्द है, मगर राजनीति ने इस शब्द को बार बार भुनाने के लिए आदिवासी शब्द दिया कि आदिवासी इनका आदिवास है, पहले से ये मूल निवासी रहे, बाद में बाकी लोग बाहर से आए। तो ये थ्योरी खारिज हुई है, राजनीति से लेकर चल रही थी। और आप याद कीजिए, राहुल गांधी जी ने भी इसको भुनाने की कोशिश की थी और उसका एक बड़ा प्रत्युत्तर भी समाज में से मिला था। और अभी जैसे श्याम जी बोल रहे थे
कि अभी इस बार के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो पिछली बार गुजरात में कुछ आंदोलन गरमाए गए थे चुनाव से ठीक पहले, जी, चाहे पाटीदारों के बीच में हो, चाहे जनजातीय समाज के बीच में हो, चाहे व्यवसायी वर्ग के बीच में कुछ मुद्दे लेकर लोग आए और हिंसा भी हुई थी वहाँ पर। इस बार वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और मैं पाटन से लेकर बनासकाठा तक गया, अहमदाबाद से लेकर, और वो तो पूरा क्षेत्र उसी तरीके का है। और मुझे नहीं लगता कि हाँ, एक काम आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी और कांग्रेस अलग तरीके से कर रही थी। कांग्रेस ने ये किया कि उसने अपना फोकस, क्योंकि संगठन नहीं है इसलिए गाँव में उसने व्यक्तिगत संपर्क वाला काम किया। आम आदमी पार्टी ने ये किया कि उनके पास, अगर ये आज किसी को कन्फ्यूज़न है कि आम आदमी पार्टी से आप संसाधनों के बूते जीत सकते हैं, तो नहीं, वो बहुत संपन्न पार्टी है और संसाधनों की उसके पास कमी नहीं है। दूर देहात में भी लोगों के घर की दीवार पेंट कराना, उस पर केजरीवाल का ये लगा, लोगों को दीवार पेंट कराने का शौक होता है, आवश्यकता भी होती है उनकी, तो वो प्रचार में वहाँ तक गए आगे। उन्होंने थोड़ा सा अपना जो लॉलीपॉप पॉलिटिक्स है वो किया, इसलिए कलर भी दिखाई दिया। मगर जो भाजपा का जनाधार है, आप देखेंगे पिछली बार से ज़्यादा वोट भी मिलेंगे, पिछली बार से ज़्यादा सीट भी मिलेंगी, ये पहले चरण में तय है। दूसरे चरण में भी एक जो इसका बड़ा फैक्टर रहने वाला है कि चाहे हम गोपाल इटालिया को क्यों भूल जाएं, खाली मल्लिकार्जुन खड़गे या मधुसूदन मिस्त्री जी की बात करते हैं, मगर मोदी को गाली देना, मोदी की माँ को गाली देना, उसे रावण बोलना, ये सारी चीज़ें अब ये गुजरात के बेटे को गाली देकर, उसके भाई को गाली देकर आप गुजरात जीत सकते हैं क्या, इस बात का भी फैसला होगा। जी, इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य होने के कारण एक इमोशनल मुद्दा भी कहीं ना कहीं वहां पर बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, चाहे कांग्रेस ने सवाल उठाए हों या भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखकर चुनाव प्रचार किया हो। बहरहाल आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।